नमस्कार। कोरोना से जंग जीतेंगे हम, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। कहते हैं कि नजरिया बदलो तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। वैसे तो इन पंक्तियों के मायने बहुत बड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं और जो विपरीत हालात में भी अपनी समझदारी और बेहतर नजरिए को अपने काम का जरिया बनाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। कोरोना महामारी के इस मुश्किल हालात में भी ऐसी अनेक मिसालें हैं जो एक दूसरे के लिए संकट मोचक बनकर सामने आ रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद भी है आप तक उन लोगों की खबरों को पहुंचाना जो कोरोना महामारी के इस दौर में समाज के लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, इस महामारी से उबरने में मदद कर रहे हैं। तो मिलते हैं असल जिंदगी के इन तमाम सुपर हीरोज से। शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की। कोरोना महामारी के बीच मानवता की कई अनूठी मिसालें सामने आ रही हैं। हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार महामारी से इस जंग में लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। जब कई अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी आम बात हो गई, तो कई लोगों और संस्थाओं ने आपसी मदद से कोविड केयर सेंटर्स की स्थापना कर डाली। और ऐसी ही एक पहल की है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग के एक युवा ने, जिन्होंने कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में अपना आलीशान होटल कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ का सारा स्टाफ भी कोरोना रोगियों की सेवा कर रहा है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार भले ही लोगों को डरा रही है, लेकिन जिस तेजी से ये महामारी बढ़ रही है, उसी तेजी से इससे लड़ने के लिए लोग भी सामने आ रहे हैं। लाहौल स्पीति के केलंग निवासी और जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तंजिन कारपा ऐसे लोगों में से एक हैं, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के कोरोना मरीजों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। तंजिन ने न केवल केलंग के माल रोड स्थित अपना होटल जिला प्रशासन को डेडिकेट करके कोविड केयर सेंटर के लिए सौंपा है, बल्कि अपना स्टाफ भी कोरोना रोगियों की सेवा में लगा दिया है। प्रशासन और सरकार की व्यवस्था तो वैसे पूरी है, मगर कल को होना हो जिस तरह यहाँ पर जिले के अंदर भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो इस स्थिति में कल को प्रशासन को और व्यवस्था ना हो, इसके लिए हमने होटल के अंदर जो व्यवस्था रखी है 40 लोगों के लिए, ये हम दे रहे हैं। और इसमें होटल का स्टाफ और अन्य वॉलंटियर भी साथ में मेरे साथ दे रहे हैं। लाहौल स्पीति के कार्यकारी उपायुक्त राजेश भंडारी भी तंजिन की इस पहल से काफी खुश हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से लोग आगे आएं, तो कोरोना की इस महामारी को जल्दी ही भगाया जा सकता है। हमारी जो DCHS है, जो डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल है केलोंग, इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का निर्णय लिया हुआ। इसमें 10 बेड की कैपेसिटी थी, इसको हमने 22 बेड पे एनहांस कर दिया है। 22 के 22 बेडों में जो हमारी ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ जो हमारा DCC है, जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, उनकी भी कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। तो इसमें हम काफ़ी, और इसमें हमने एक प्राइवेट होटल्स भी, जो एक होटेलियर हैं, उन्होंने अपना जो प्राइवेट होटल है टाशी दिलेक, उसको भी हमें यूज़ करने की अनुमति दी है, तो उसको भी हमने नोटिफाई किया है। तंजिन की इस पहल की हर ओर सराहना हो रही है। मुश्किल की इस घड़ी में सहयोग देने के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं और ऐसे में तंजिन की ये पहल सराहनीय है। टशी जिले के मालिक श्री तंजिन कारपा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना होटल टशी डिलेग हमें कोविड सेंटर बनाने के लिए सहयोग दिया है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा, उन्होंने इस होटल के लिए हमसे कोई खर्चा या धनराशि के लिए कोई मांग नहीं रखा। उन्होंने कहा ये मैं मुफ्त में कोविड सेंटर आपको देना चाहता हूं। जितने दिन भी ये कोविड सेंटर चलाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, हम उसको मैं खुद आपको सपोर्ट करता हूं। इस डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों के रहने के साथ साथ उनके मनोरंजन की भी उचित व्यवस्था की गई है, जिससे कोरोना रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। जिला मुख्यालय केलोंग के टाशी डिले के मालिक तंजिन कारपा जी और हमारे बाजुआ के अध्यक्ष ने अपने होटल को जो 40 बेड है कोविड मरीजों के लिए दिया है। हम
तंजीन कारपा जी का बहुत बहुत आभार करते हैं और इस मुश्किल घड़ी में जिस प्रकार से उन्होंने सरकार और प्रशासन का साथ दिया है, इस नेक कार्य के लिए तंजीन जी को बधाई है। केलोंग वार्ड से जिला परिषद के प्रत्याशी व बाजूमो लाहौल स्पीति के जिला अध्यक्ष द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम लिया गया है। उन्होंने अपना आलीशान होटल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उन्होंने अपने होटल को कोरोना जो कोविड सेंटर के तौर पे उन्होंने देने का पहल किया है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। ये एक हिमाचल में, ना कि जिला में, पूरे हिमाचल में एक सराहनीय कदम है। हमें लगता है कि जो भी सक्षम व्यक्ति है उन सभी को इस कोरोना काल पे इस तरह के कदम उठाने चाहिए। डीडी न्यूज के लिए केलंग से कुंदन लाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और ज़्यादा बातचीत के लिए तंजीन कारपा, इस होटल के मालिक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंजीन जी, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। कोरोना महामारी के दौरान हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह से मानवता को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, अपना तन मन धन किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर। जाहिर है जिस तरह से आपने अपने होटल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है, इतना ही नहीं, यहाँ की सारा स्टाफ को भी आपने कोरोना रोगियों की सेवा में लगा दिया है। कैसे ये विचार आया आपके मन में और कैसे इस काम के लिए आपने अपने स्टाफ को तैयार किया, या फिर आपके स्टाफ ने ही आपको इस नेक काम के लिए प्रेरित किया था? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जी। जी, होटल में जैसे कि आपको पता है कि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे थे पिछले महीने से, और साथ में जनजातीय जिला होने के कारण लाहौल स्पीति में जहाँ पर संयुक्त परिवार रहता है, ज्वाइंट फैमिलीज रहती है, मामले लगातार बढ़ रहे थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मजदूर और जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बाथरूम्स की कमी है, और उस कारण जो है कि कोरोना संक्रमण जो लगातार बढ़ रहे थे, तो सबके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो अफोर्ड कर पाए, या कोविड सेंटर्स में थोड़ी कमी हो रही थी। तो इसलिए होटल का स्टाफ भी जिन्होंने इस कदम में मेरे साथ हमेशा चले और दिन रात सेवा कर रहे हैं। अभी फिलहाल जी तंजीन जी, आपको जरा कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगी। इस समय बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि कोरोना के कारण अपने माता पिता या फिर अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। जी हाँ, ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा मिलेगा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए का फंड भी मिलेगा। तो बेहद बड़ी खबर। सुधाकर दास हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुधाकर, एक बहुत बड़ी खबर इसे कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि सांत्वना उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने माता पिता को खोया है, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन के साबित हो गई। जी बिल्कुल, देखिए, और एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई पीएम केयर्स फंड की बैठक में लिया गया है, और कई एक तरह से कह सकते हैं निर्णय लिए गए हैं, जिसमें न सिर्फ ये इंश्योर किया जाएगा कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिल सके, बल्कि उनका भविष्य भी एक तरह से उसको बेहतर बनाया जा सके। इस मकसद के साथ फैसला लिया गया। और पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे देश का भविष्य को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक देश के नाते वो हर कोशिश देश को करनी चाहिए ये जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, ये जो तमाम फैसले हुए हैं, खास तौर से ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को या फिर जो एक तरह से लीगल गार्जियन होते हैं उनको कोविड काल में खोया है, तो ऐसे बच्चों को इस योजना के तहत पीएम केयर्स फंड के तहत मदद दी जाएगी। और पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जब एक चुनौतीपूर्ण समय है, तो ऐसे समय में समाज के तौर पर ये जिम्मेदारी हम सब की है कि हम इन बच्चों में उम्मीद के बीज बोए। तो एक समाज के तौर पर हम सब की जिम्मेदारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मुमकिन इसलिए भी हो पाया है कि लोगों ने पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया है, दान दिया है, तो उस वजह से ये हम कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने जैसा जानकारी दिया, खासतौर से एक कॉर्पस फंड बनाया जा रहा है 10 लाख रुपए का, जो 18 साल से 23 साल तक जब एक तरह से उच्च शिक्षा पूरी कर रहे होंगे बच्चे, उस दौरान उनके खर्च के लिए
वो उस फंड से मदद दी जा सकेगी, तो 23 साल की उम्र में वो कॉर्पस फंड उनको दिया जा सकेगा। लेकिन और भी जो बड़े फैसले हुए हैं, मसलन अगर 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उनको पास के अच्छे केंद्रीय विद्यालय में या निजी स्कूल में उनका दाखिला कराया जाएगा, और उसके लिए जो यूनिफॉर्म हो, टेक्स्ट बुक हो या नोटबुक्स हो, उसके लिए जो खर्च है वो सरकार वहन करेगी। अगर 11 से 18 साल के उम्र का बच्चा है तो उनको, जो हम जानते हैं कि रेसिडेंशियल स्कूल है, नवोदय स्कूल है, सैनिक स्कूल है, इस तरह के जो स्कूल्स होते हैं उसमें उनका दाखिला कराया जाएगा। अगर वहां तक जाने में वो अब जाना नहीं चाहते हैं तो जो उनके गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, उनके घर के पास जो अच्छा केंद्रीय विद्यालय या फिर प्राइवेट स्कूल होगा उसमें उनका दाखिला कराया जाएगा। और वो 11 से 18 साल के बीच भी जो उनके शिक्षा का खर्च, एक तरह से यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, सबका खर्च सरकार वहन पर करेगी। उसके बाद हायर एजुकेशन का समय आता है और उस वक्त उनको जो सरकार के एजुकेशनल लोन है उसके थ्रू मदद तो दिलाई जाएगी, लेकिन लोन पर जो ब्याज है वो पीएम केयर्स फंड के जरिए भरा जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। उसके साथ साथ ही जो अलग अलग स्कॉलरशिप है, केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उसके जरिए स्कॉलरशिप उनको दिलाई जाएगी। अगर वो स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है तो पीएम केयर्स फंड के जरिए जो इक्वल अमाउंट का स्कॉलरशिप है, बराबर पैसे का, वो स्कॉलरशिप दिलाया जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ा फैसला ये भी हुआ है कि जो ये बच्चे हैं उनको पीएम केयर्स फंड के जरिए उनको ये मदद दी जाएगी ताकि वो आयुष्मान भारत स्कीम में एनरोल हो सके और 5 लाख रुपए तक की उनको इलाज की सुविधा दी जा सकेगी। और इसके लिए 18 साल तक की उम्र तक के लिए वो पैसा पीएम केयर्स फंड से जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है, उनका भविष्य संवारने के लिए, शिक्षा उनको मिल सके उसके लिए, और उनके स्वास्थ्य की चिंता की जा सके इसके लिए। बिल्कुल सुधाकर, और हम देखते भी हैं, हम जानते भी हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच्चों के प्रति प्यार है। वो अक्सर समय समय पर बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ तक कि वो परीक्षा पर चर्चा करते हैं ताकि वो बच्चों के अंदर एक सकारात्मकता भर सकें, उनके मस्तिष्क को और ज़्यादा ऊर्जावान बना सके। तो इस तरह के वो इवेंट्स करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और वैसे भी वो बच्चों के बीच अपने आप को एक पिता समान साबित करते हैं। और ये जो घोषणा है, ये जो ऐलान है अभी प्रधानमंत्री का बच्चों के लिए 23 साल की उम्र में पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए का फंड देने की, उनकी शिक्षा पर काम करने की, और साथ ही साथ तमाम कई तरह की सहायता देने की बात कही गई है। एक बहुत बड़ा ऐलान है और एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चों के प्रति उनका जो प्यार है इस कोरोना महामारी के दौर में भी वो एक बार फिर से उभर कर सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए, और खास तौर से ये एक संवेदनशील सोच दिखाती है सरकार की तरफ से, और पीएम मोदी के स्वभाव को जो लोग करीब से जानते हैं वो तो इस बात को बखूबी समझ सकते हैं, खास तौर से क्योंकि उन्होंने इस बात को भी कहा कि एक चुनौतीपूर्ण जो स्थिति का ये जो बच्चा सामना कर रहा है, एक सोसाइटी के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इन बच्चों में एक तरह से उम्मीद के बीज बोए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो उम्मीद बच्चों में बने रहना देना चाहते हैं। उनका भविष्य सुरक्षित करने के मकसद से एक तरह से जो बेसिक जो जिन चीजों की जरूरत हो सकती है उन तमाम चीजों के बारे में फैसला। देखिए, निश्चित तौर पर सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, उसमें एडमिशन के लिए हम जानते हैं कि किस तरह के कंपटीशन को फेस करना पड़ता है बच्चों को, लेकिन इन बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा ताकि ये बच्चों इस तरह के स्कूल्स में जा सके। स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी हायर एजुकेशन के दौरान। अगर केंद्रीय या राज्यों की स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी तो इक्वल अमाउंट का स्कॉलरशिप तो उनके हायर एजुकेशन की फंडिंग की जा सके। अगर लोन लेना पड़ा कहीं ऐसी किसी कॉलेज में जहां फीस ज्यादा है तो वहां उनके लोन पर कोई इनको किसी तरह का इंटरेस्ट ना लगे, इसकी व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान भारत के तहत इनको एनरोल करने की व्यवस्था। और जब एक तरह से ये भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाएंगे तो उस समय उनके पास एक पूंजी हो, उसके लिए व्यवस्था। तो एक तरह से पूरी एक समग्र सोच के साथ, संवेदनशील सोच के साथ बच्चों की चिंता करते हो। और निश्चित तौर पर पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ये मुमकिन इसलिए हो पाया है कि पीएम केयर्स फंड में
देश के लोगों ने पैसा जमा किया है, उस पैसे की वजह से इन तमाम लोगों की मदद हो पा रही है। तो एक निश्चित तौर पर पीएम केयर फंड, चाहे आपको याद हो वेंटिलेटर्स जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया गया, प्रवासी मजदूरों की मदद की गई, वैक्सीन डेवलपमेंट में पीएम केयर्स फंड के जरिए पैसा दिया गया, ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए जो पैसा दिया गया, उस कड़ी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम केयर्स फंड इस महामारी में कोरोना की चुनौतियों से, और जो लोग कोरोना की चुनौतियों से परेशान हुए उनकी मदद करने के लिए ये काम आ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बेहद संवेदनशील फैसला सरकार की तरफ से, और एक तरह से देश के भविष्य जो बच्चे होते हैं उनका भविष्य सुरक्षित करने के मकसद से ये फैसला किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर आपका इस तमाम विस्तृत जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ तंजिन जुड़े हुए हैं, होटल मालिक जो कि कोरोना के इस दौर में भी किस तरह से अपने होटल को उन्होंने समर्पित कर दिया है आम लोगों के लिए। कोरोना महामारी से जो लोग जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है। तंजिन, एक बार फिर से आपसे बात करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के दौरान एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो होता है मानसिक तनाव और निराशा। क्या इसीलिए आपने अपने इस डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों के रहने के साथ साथ उनके मनोरंजन की भी उचित व्यवस्था की है? और इस प्रकार पर आप किस तरह से प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है अगर आप आम जन की बात करें तो? जी, जितने कोरोना पेशेंट्स अभी फिलहाल तो हमारे यहाँ पर 17 लोग हैं कोरोना पॉजिटिव जी, और सभी ठीक हैं और हम सेवा कर रहे हैं, होटल स्टाफ भी और साथ में जो जिला मुख्यालय के लोग हैं यहाँ पर, गांव वाले भी, कोई दूध देने आता है, कोई दही देने आता है, तो सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं काम। प्रशासन से भी कहते हैं, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स आते हैं, हर दिन राउंड पे आते हैं। और जो मनोरंजन की बात है तो उनका मानसिक तनाव, आपने बिल्कुल सही कहा कि मानसिक तनाव थोड़ा रहता है कि कमरे में रहना, कि हम आइसोलेट रहेंगे इतने दिन, है सब ठीक है, मगर फिर भी थोड़ा सा उनको मेंटली जो थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा बाहर निकलते हैं, धूप में बैठते हैं, कुछ टीवी देखेंगे, थोड़ा सा ठीक रहता है उनके लिए। और हम इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, होटल स्टाफ भी और सारे हम लोग। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तंजिन जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे खास बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। आप अपने इस काम को जारी रखें ताकि और भी लोगों को सहायता मिल सके। धन्यवाद। और कोविड-19 की इस दूसरी लहर में इस महामारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पैर पसार लिए हैं और अब ग्रामीण जो हैं वो इससे निपटने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार में, जो ना केवल राज्य में बल्कि देश में एक आदर्श गांव के रूप में जाना जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से कोरोना से संक्रमित ये गांव एक बार फिर अपनी प्रभावी योजना के चलते शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव वालों की सूझबूझ और सकारात्मक प्रयासों से ये कोविड मुक्त हो गया है। इस सफलता के सूत्रधार आदर्श गांव समिति के प्रदेश पोपटराव पवार हैं, जो खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव है हिवरे बाजार। इसकी आबादी महज 1600 लोगों की है। यूं तो हिवरे बाजार ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिसकी चर्चा दुनिया भर में है। पुणे से करीब 115 किलोमीटर दूर इस गांव ने खुद को कोरोना फ्री कर दिया है और इसका श्रेय जाता है यहाँ के सरपंच पोपटराव पवार को, जिन्होंने कोरोना को हराने के लिए जिस तरकीब का इस्तेमाल किया उसे पोपटराव मॉडल के नाम से जाना जाने लगा है। साधारण कोविड उचित व्यवहार का पालन करके हिवरे बाजार ने प्रदर्शित किया है कि कैसे महामारी की इस श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए ग्रामीणों ने इस महामारी से व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ग्राम सुरक्षा समिति और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की 4 टीमों का गठन किया। टीम ने 2 दिन के अंदर गांव के सभी परिवारों का सर्वे किया। ग्राम पंचायत ने सभी ग्रामीणों के शरीर के तापमान और ऑक्सीजन लेवल की अनिवार्य रूप से जांच करने का निर्णय लिया।
जिन लोगों को कोविड-19 होने का संदेह था, उन्हें तेजी से पहचान के लिए गांव में ही एनजीओ प्रशिक्षण केंद्र में छोड़ दिया गया। 100 से अधिक ग्रामीणों में लक्षण दिखने पर एंटीजन परीक्षण किया गया, जिनमें से 32 का परीक्षण सकारात्मक यानी पॉजिटिव था। कुछ को वेंटिलेटर सपोर्ट पर भेजना पड़ा तो कुछ को ऑक्सीजन पर। संक्रमण रोकने के लिए प्रवासी कृषि श्रमिकों को खेतों में अलग कर दिया गया। हिवरे बाजार ग्राम पंचायत ने केंद्र और राज्य द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ ही अपनी विशेष आचार संहिता तैयार की और नतीजा ये कि ग्रामीण कोविड के उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करते हैं। इसके लिए पद्मश्री पोपटराव पवार ने व्यक्तिगत रूप से हर सुबह और शाम कम से कम 25 परिवारों के साथ बातचीत की। और देखिए, 17 मई तक ये गांव 100% कोरोना मुक्त हो गया। एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले 300-400 मजदूर बाहर से आते, उनको वहीं पर हमने क्वारंटाइन कर दिया और हिवरे बाजार आज में 25 तक जीरो पे आ गया। और यही मॉडल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अडॉप्ट किया। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट और पूरे महाराष्ट्र में हिवरे बाजार का कोरोना फ्री विलेज का मॉडल आज काफी सक्सेसफुली हुआ। ये एक मिसाल है कि यदि नागरिक ठान लें तो कोरोना महामारी जैसे संचारी रोगों का मुकाबला भी आसानी से हो सकता है। यदि नागरिक स्वेच्छा से और सक्रिय रूप से इसका पालन करें तो किसी भी संचारी रोग को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब पोपटराव पवार ने गांव के लाभ के लिए अपने दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है। उन्हें जल संचयन, जल संरक्षण और सूखे की आशंका वाले क्षेत्र को हरे भरे गांव में बदलने के अपने काम के लिए भी व्यापक रूप से पहचाना जाता है। लेकिन उनका हिवरे बाजार मॉडल पूरे देश में अनुकरण के योग्य है। अहमदनगर से संजय कुमार पाठक और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पद्मश्री पोपटराव पवार जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पोपटराव पवार जी आपका डीडी न्यूज में। नमस्कार जी। नमस्कार। देश हम जानते हैं कि कोरोना की महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है इस समय, जिसमें लाखों लोगों की जान जा चुकी है। शहरों के बाद अब महामारी गांवों में भी फैलने से लोगों में जिस तरह से चिंता का माहौल है, लेकिन हिवरे बाजार में कोविड का अब एक भी मरीज नहीं है और इसका श्रेय दिया जाता है आपको। आप गांव के सरपंच भी हैं और पद्मश्री भी हैं। महामारी को रोकने में आपकी भूमिका सराहनीय है। ये बताइए कि कैसे आपने संभव किया ये सब और कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए ये? कैसा है कि जब गांव में मार्च में पहला पेशेंट मिल गया, इतना डर भी नहीं था, लेकिन अप्रैल में 2-4 पेशेंट मिल गए और जब बाद में 5 अप्रैल को हमारी मीटिंग हो गई और जो ट्रेसिंग का काम हुआ तो गांव में बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस आगे आने लगे। फिर थोड़ा डर सा लगा, फिर हम लोगों ने गांव में मीटिंग बुलवाई और मीटिंग में टीम बनवाई हमने 4, और टीम ने एक ट्रेसिंग का काम कर रही थी, दूसरी टीम क्वारंटाइन करने का काम कर रही थी, एक टीम एंटीजन और आरटीपीसीआर का काम कर रही थी और साथ साथ जो पेशेंट हॉस्पिटल लेके जाने के थे तो उनके लिए 4 व्हीकल हम लोगों ने फाइनल किए और वो व्हीकल लोगों को मेडिकल और चेकिंग के लिए लेके जाते थे। इस तरह से एक एक काम जैसा शुरू हुआ और जैसी समस्या आगे आने लगी तैसा एक एक सॉल्यूशन आगे आने लगा और जो फ्रंट लाइन वर्कर थे हमारे सभी ने खुद का योगदान दिया और इसी कारण हिवरे बाजार में हम कोरोना का कंट्रोल कर सके। पवार जी, एक चीज जो गांव में हम देख रहे हैं वो है लोगों में कोरोना के नाम से ही जो एक खौफ का माहौल है और इसीलिए कई बार सिम्टम्स होते हुए भी वो लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। ऐसे में आपने किस तरह से लोगों को टेस्टिंग के लिए तैयार किया? क्योंकि जिस तरह से हमने गांव में देखा है, गांव में लोग कोरोना नाम सुनने से ही डर रहे हैं, जबकि उनको अगर है भी तो भी टेस्ट नहीं करा रहे हैं। नहीं, हमारी जो सर्वे की टीम बन गई, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, वॉलंटियर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी और डेयरी के कुछ लोग और हमारे यूथ, जब वो सब आ गए 2 दिन के अंदर जब ट्रेसिंग हुआ, सर्वे होने के बाद हमारे सामने जब आ गया तब हमने पूरे लोगों का एंटीजन करवाया। उसमें हमें 20 लोग पॉजिटिव मिले और 27 लोग ऐसे थे
का जिनमें सिम्टम्स हैं लेकिन उनके टेस्ट नेगेटिव आई थी। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम नहीं कराएंगे, हम नहीं, हमें तो नहीं है कुछ। तब तक उनको क्वारंटाइन करके रखा। शुरू में वो अपोज कर रहे थे कि हम तो नेगेटिव आ गए एंटीजन में, आप हमें क्यों क्वारंटाइन कर रहे। फिर उनको समझा दिया, वो समझ गए। इसका कारण है कि पिछले 25-30 साल से लोग स्वच्छता, श्रमदान, डिसिप्लिन है, और इसके कारण लोग मान गए। और उनको हमने जब तक रिपोर्ट नहीं आता RT-PCR का, तब तक इन लोगों को हमने क्वारंटाइन करके रखा। और इसका फायदा ये हुआ कि जो चेन ब्रेक हो गई, और चेन ब्रेक होने के कारण जो पॉजिटिव लोग आ रहे थे वो रुक गए। बिल्कुल, चेन ब्रेक करने की ज़रूरत है, और चेन ब्रेक होगी तभी पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम होगा। और अब देख भी रहे हैं कि देश में अब कोरोना के मामले भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पोपटराव पवार जी, आप हमारे साथ जुड़े और DD न्यूज़ के साथ आपने ये खास बातचीत की। तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।